हेलो गाइस, आज हम पढ़ने जा रहे हैं आदिकाल की प्रमुख काव्य प्रवृत्तियाँ। आदिकालीन हिंदी साहित्य भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों दृष्टियों से अत्यंत समृद्ध है। इस युग में जहाँ सिद्धों ने अपनी वाणियों में वज्रयान के सिद्धांतों का प्रचार किया, वहीं नाथों ने आत्मसंयम पर बल दिया, कामिनी कंचन को त्याज्य बताया, योग साधना को प्रमुखता दी। जैन कवि अपने साहित्य में जैन धर्म के महत्व का प्रतिपादन करते हैं रहे। चारण और चारणोत्तर कवियों द्वारा जो रासों और लौकिक साहित्य की रचना हुई, उनमें वीर और श्रृंगार रस की अखंड अविरल धारा बहती हुई दिखाई पड़ी। लौकिक साहित्य के अंतर्गत मनोरंजन धर्मी साहित्य भी लिखा गया। इस युग के गद्य साहित्य में भी श्रृंगारिकता और नक्षिक वर्णन का स्वरूप उभर कर सामने आया। उपर्युक्त बातों के आधार पर आदिकाल की प्रवृत्तियों का निरूपण निम्नलिखित ढंग से किया जा सकता है। पहला है संदिग्ध प्रामाणिकता। भाषा शैली और विषय सामग्री की दृष्टि से इस युग के रासो काव्यों की प्रामाणिकता संदिग्ध है। इनमें निरंतर कई शताब्दियों तक परिवर्तन होता रहा है। परिवर्तन का यह कार्य इतना अधिक हुआ है कि इसका मूल रूप भी दब गया है। खुमान रासों में 16वीं सदी तक की सामग्री का समावेश कर लिया गया है। पृथ्वीराज रासों की प्रामाणिकता वर्तमान तक ही संदिग्ध है। रासो ग्रंथों के अलावा इस काल की जयचंद्र प्रकाश और जयमंग जस चंद्रिका जैसी लौकिक रचनाओं के अस्तित्व पर भी आज तक प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। दूसरा है गुरु की महिमा का गान। भारतीय वाङ्मय में गुरु की महिमा सर्वोपरि बताई गई है। आदिकालीन हिंदी साहित्य भी इसकी अपवाद नहीं है। आदिकाल के सिद्ध तथा नाथ साहित्य गुरु के महिमा गान से शतमुख है। सरहप्पा जहाँ अपनी वाणियों में गुरु सेवा का महत्व प्रतिपादित करते हैं, वहीं गोरखनाथ गुरु को सर्वोत्तम तत्व के रूप में स्वीकार करते हैं, उनकी महिमा का गान करते हैं। तीसरा है आश्रयदाताओं की अतिशयोक्तिपूर्ण प्रशंसा। आदिकाल के रासो साहित्य की रचना राजश्रित कवियों के द्वारा हुई। लौकिक साहित्य में भी इसकी क्षीण धारा मिलती है। राजश्रित कवियों की वाणी अपने स्वामियों के कीर्ति कथन में कभी कुंठित नहीं हुई। इन कवियों ने अपने आश्रयदाता को ही सर्वश्रेष्ठ वीर, पराक्रमी, सम्राट, अनुपम दानवीर, दृढ़ प्रतिज्ञ सिद्ध कर उनकी अतिशयोक्तिपूर्ण प्रशंसा की है। चौथा है आध्यात्मिक विचारों का प्राधान्य। आदिकाल में मुख्यतः यह प्रवृत्ति सिद्ध, नाथ और जैन साहित्य में पाई जाती है। सिद्ध साहित्य में वज्रयान सिद्धांतों का प्रतिपादन हुआ है। नाथ साहित्य में प्राण साधना, वैराग्य, मन साधना, कुंडलिनी जागरण, शून्य समाधि आदि का वर्णन किया गया है। जैन धर्म में दीक्षित होने पर मोक्ष की प्राप्ति कैसे सहज सुलभ हो जाती है, जैन साहित्य में यह दर्शाया गया है। पांचवा है युद्ध का सजीव चित्रण। युद्ध वर्णन आदिकालीन राष्ट्र साहित्य का प्रमुख उपजीव्य है। हाँ, यह वर्णन इसमें इतना सजीव बन पड़ा है कि कदाचित संस्कृत साहित्य भी इस दिशा में इन काव्यों की होड़ नहीं कर सकता। चारण कवि रासो ग्रंथ की रचयिता है। यह केवल मसीजीवी नहीं थे, करवाल ग्राही भी थे। आवश्यकता पड़ने पर वे स्वयं भी समरभूमि में युद्ध किया करते थे। युद्ध के विकट दृश्यों को अपने नेत्रों से देखते थे, इसलिए इन काव्यों में युद्ध का वर्णन अत्यंत मूर्तिमान बिंबग्राही रूप से हुआ है। 6 नंबर में आत्मसंयम और योग साधना पर बल। आदिकाल में नाथ साहित्य का उदय सिद्धों की भोगवादी प्रवृत्ति की प्रतिक्रिया के रूप में हुआ है, अतः नाथ साहित्य में आत्मसंयम को प्रमुखता दी गई। जैन साहित्य में भी यह प्रवृत्ति दिखलाई पड़ती है। योग साधना पर बल देना नाथ साहित्य की अपनी विशेषता है। इसमें हठ योग साधना की बात की गई, इंद्रिय निग्रह पर जोर दिया गया, 60 चक्रों वाले योग मार्ग का व्यापक वर्णन किया गया। 7 नंबर है रहस्यात्मकता। आदिकाल के सिद्ध तथा नाथ साहित्य में यह प्रवृत्ति पाई जाती है। कहीं इसके रहस्यवाद पर मत का प्रभाव दिखता है, तो कहीं मूर्त जगत में अमूर्त के स्पर्श को व्यक्त करते हुए ये कवि अपनी रहस्यवादी भावना को वाणी देते हैं। जैसे अंजन माही निरंजन भोट्या, तिलमुख भोट्या तेलंग, मूर्ति माही अमूरही परश्या, भया निरंतरी खेलंग। 8वां है संकुचित राष्ट्रीयता।
आदिकालीन साहित्य की यह प्रवृत्ति मुख्यतः रासो ग्रंथ में विद्यमान है। रासो के रचयिता चारण कवियों ने मुक्त कंठ में अपने आश्रयदाताओं की प्रशंसा की है। आजीविका के लिए उन्होंने अनिंदाकारी राजाओं और सामंतों की महिमा का गान किया है। उस काल में देशद्रोही जयचंद्र के गुणानुवादक भी विद्यमान थे। उस समय राष्ट्र शब्द से समूचे भारत का अर्थ नहीं लिया गया, बल्कि अपने अपने प्रदेश एवं राज्य का ही अर्थ ग्रहण किया गया। आदिकाल के राजा अपने 150 वर्ष गांव को ही राष्ट्र मानते थे। फिर उनके आश्रित कवि की दृष्टि वहीं तक सीमित रहना बहुत अधिक संभव है। 9 नारी चित्रण। आदिकाल के सिद्ध साहित्य में नारी को सिद्धि का माध्यम बताया गया है। नाथ साहित्य में उसके कामिनी रूप की निंदा की गई, उसे साधना मार्ग की बाधा समझा गया। रासो और लौकिक साहित्य में के अंतर्गत नारी की सहज श्रृंगारिक स्वरूप का वर्णन हुआ है। वहीं दूसरी ओर उसके मानसिक सौंदर्य चित्रण की प्रवृत्ति भी पूर्ण वेग से उभरी है। नक्षिक वर्णन, विरह के अलग अलग रूप, विरहिणी नायिका द्वारा प्रियतम के पास संदेश प्रेषण, स्वकीय और परकीय प्रेम की सीमाएं, ये तमाम बातें नारी को केंद्र में रखकर आलोच्य साहित्य के कथ्य में अंतर्निहित है। 10 नंबर में आते हैं जनजीवन की उपेक्षा। आदिकाल में यह प्रवृत्ति विशेषतः रासो ग्रंथों में देखने को मिलती है। इस ग्रंथों में सामंती जीवन उभर कर आया है, इसका जनजीवन के साथ कोई संबंध नहीं है। राजश्रित कवियों से जनजीवन की विस्तृत व्याख्या की आशा नहीं की जा सकती। इन्होंने स्वमीन सुखाय काव्य की सृष्टि की है, अतः उनमें साधारण जनजीवन के घात प्रतिघातों का अभाव है। 11 नंबर में कथ्य प्रतिपादन। आदिकालीन साहित्य का सृजन एक व्यापक पृष्ठभूमि को आधार बनाकर हुआ। इसमें सिद्धों, नाथों और जैनों संप्रदाय की सात्विक धर्म मनोवृत्तियों का विशद चित्रण हुआ है। रासो काव्यों में जहाँ वीर रस की उच्छल कल्लोलिनी है, वहाँ श्रृंगार रस की सहज सरलता और हृदयग्राही सहिष्णुता विद्यमान है। अमीर खुसरो आदि कवियों का लोकानुरंजनकारी साहित्य वास्तव में अविस्मरणीय है। ऐतिहासिकता का अभाव। आदिकाल के रासो साहित्य के अंतर्गत यह प्रवृत्ति परिलक्षित होती है। इन रासो ग्रंथों में इतिहास प्रसिद्ध चरित्र नायकों को तो लिया गया है, किंतु उनका वर्णन शुद्ध इतिहास की कसौटी पर खरा नहीं उतरता। इन कवियों के द्वारा दिए गए संबत और तिथियां इतिहास से मेल नहीं खाती। इसमें इतिहास की अपेक्षा कल्पना का बाहुल्य है। इतिहास के विषय को लेकर चलने वाले कवि से जो सावधानता उपेक्षित होती है, उसका घोर अभाव इन काव्य निर्माताओं में स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। 13 नंबर में प्रकृति चित्रण। आदिकालीन साहित्य में वस्तु वर्णन के अंतर्गत प्रकृति चित्रण की दोनों पद्धतियों आलंबन और उद्दीपन को अपनाया गया है। इसके अलावा इस साहित्य में प्रकृति वर्णनों की परिगणन शैली भी दृष्टिगोचर होती है। इस साहित्य के स्रष्टाओं ने विभिन्न प्राकृतिक वर्णनों के साथ मानव जीवन की रागात्मकता का भी कलात्मक अभिव्यंजन किया है। 14 नंबर में काव्यगत रूप। आदिकाल में वीर गाथाएं यहाँ जहाँ मुक्तक विशलदेव रासो और प्रबंध पृथ्वीराज रासो दोनों रूपों में मिलती है, वहाँ सिद्धों और नाथों की रचनाओं में मुक्तक रूप स्पष्ट दिखाई पड़ता है। इसके अतिरिक्त फुटकर पद्य लिखे जाने के संकेत भी हैं। राउलवेल, उक्ति व्यक्ति प्रकरण तथा वन रत्नाकर आदि रचनाएं इस दिशा में उल्लेखनीय हैं। 15 नंबर में है विविध रसों का संयोजन। आदिकाल के साहित्य में विविध रसों का अद्भुत संयोजन हुआ है। सिद्ध, नाथ और जैन साहित्य में भक्ति और शांत रस की अजस्र धारा सर्वत्र प्रवाहित है। वीर गाथाओं में वीर रस में श्रृंगार और वीर रस का सुंदर समन्वय आदिकालीन कवियों की रस दृष्टि की सार्थकता को प्रतिपादित करता है। 16 नंबर में जनभाषा का प्रयोग। आदिकाल की रचनाओं में प्रमुख
प्रयुक्त की गई भाषा जनता की भाषा थी, जिसे हम जनभाषा कह सकते हैं। इस जनभाषा की ओर संकेत करते हुए डॉक्टर नगेंद्र लिखते हैं, आदिकालीन साहित्य में प्रयुक्त हिंदी की यह बहुत बड़ी शक्ति है, जो उसके संप्रेषण क्षमता की सूचना देती है। एक विशाल क्षेत्र की अनेक बोलियों से उसका सामान्य रूप विकसित हो रहा है। वह मिथिला से मेवाड़ तक की व्यापक जनभाषा बनकर जनमानस को प्रभावित कर रही थी। जनभाषा के प्रयोग की यह प्रवृत्ति धीरे धीरे जनजीवन के सभी रूपों को प्रस्तुत करने में समर्थ होती जा रही थी। आदिकालीन साहित्य की भाषा कठिनता से सरलता की ओर जाती हुई भी एक व्यापक रूप ग्रहण करने की ओर बढ़ रही थी। 17 नंबर में है डिंगल और पिंगल शैली। आदिकालीन की वीर गाथापरक रचनाओं में ये शैलियाँ विशेष रूप से प्रयुक्त की जाती थी। आजकल के विद्वान उस समय की साहित्यिक राजस्थानी भाषा को डिंगल और अपभ्रंश मिश्रित साहित्यिक भाषा को पिंगल के नाम से अभिहित करते हैं, पर डिंगल और पिंगल को भाषा मानना बहुत बड़ी भूल है। यह भाषा नहीं, शैली है। पर इस पर अपना मत रखते हुए डॉक्टर नगेंद्र लिखते हैं, काव्य रचना की दो अन्य महत्वपूर्ण शैलियों का भी आदिकाल में विकास हुआ है, जिन्हें कुछ विद्वानों ने भाषा के नाम से ही अभिहित कर एक भ्रम पैदा कर दिया है। ये शैलियाँ हैं डिंगल तथा पिंगल। आदिकालीन हिंदी साहित्य में वीर रस की रचनाओं में डिंगल शैली का प्रयोग होता था तथा कोमल भावों की अभिव्यंजना पिंगल शैली में की जाती थी। 18 नंबर में आता है छंद का बहुविध प्रयोग। आदिकाल के साहित्य में छंदों का बहुविध प्रयोग हुआ है। इसमें दोहा, तोटक, तोमर, गाथा, गाहा, पद्धरी, आर्या, सट्टक, रोला, उल्लाला और कुंडलिया आदि छंदों का प्रयोग बड़ी कलात्मकता के साथ किया गया है। यह छंद परिवर्तन केवल कलात्मकता चातुर्य के लिए न होकर भाव प्रकाशन के लिए किया जाता है। छंदों के बहुविध प्रयोग के कारण ही आदिकाल में चंद्रवरदाई को छंदों का सम्राट कहा जाता है। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि आदिकालीन साहित्य अपभ्रंश साहित्य के समानांतर विकसित हुआ। काव्य रूपों और काव्य शैलियों आदि की विशाल परंपराओं के अध्ययन की दृष्टि से इस काल के साहित्य का अति विशिष्ट स्थान है। धन्यवाद।